बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब कहानी हम क्या शुरू करने लगे बेटा, जो कुछ हमने किया है अभी तक एमएफए में बेटा, वो हमने किया टैक्टिकल लेवल पे, किस लेवल पे, और थोड़ा बहुत कहाँ किया है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। हाँ, ये हमने डिलीवर करने के बाद जो काम करवाया है वो करवाया है ऑपरेशनल लेवल से। इन सब कामों से पहले क्या होता है, इन सब कामों से पहले क्या होता है, स्ट्रेटजी बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेटजी बनती है। मसलन हमने अपना सिलेबस कहां से शुरू किया था? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। मतलब क्या था? प्रोजेक्ट लगाना, इन्वेस्ट करना। क्या? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कहां करूं, पॉइंट यहां से रेज हुआ था। इन्वेस्ट कहां करूं, पॉइंट यहां से रेज हुआ था। अब जब हम बैठे और हमने कहा यार इन्वेस्ट करना है, कारोबार करना है, तो पहला सवाल ये क्या आया, कहां करें? हर कोई यही कहेगा, हर मैनेजमेंट यही कहेगी, यार वहां करते हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा हो और हमारे मुकाबले में भी कोई ना हो। प्रॉफिट भी ज्यादा हो, मुकाबले में कोई ना हो। मुकाबले में कोई ना हो, ये तो एक आइडियलिज्म की बात है कि कोई भी हमारे मुकाबले में नहीं होगा। ये एक आइडियलिज्म है, ये तो मोनोपोली की सिचुएशन चली जाएगी। और आज की रियल मार्केट में पहली बात तो ये, हम पाकिस्तान में नहीं है। वरना आप कहते हैं जी हम वापडा को ले लेते हैं, हम सुई गैस को ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो हम पाकिस्तान में नहीं है। जब हम पाकिस्तान में नहीं है तो बहुत रेयर है कि कोई मोनोपोली सिचुएशन हमें मिल सके। जब मोनोपोली सिचुएशन नहीं मिलेगी तो इसका मतलब हम किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं। मसलन कार इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, स्टेशनरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अब ये क्या है? ये इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री भी कई तरह की होती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? प्राइमरी होती हैं। इनका ताल्लुक नेचर के साथ होता है। ये जितनी एक्सप्लोरिंग चीजें हैं, हार्वेस्टिंग चीजें हैं, ये सारी जो हैं ये प्राइमरी में आती हैं, क्योंकि ये नेचर से चीजें ले रही होती है। इनसे पीछे कुछ नहीं है, इनसे पीछे नेचर है। इनसे पीछे नेचर। मसलन जमीन से सब्जियां उगा रहे हैं, दरख्तों से फल ले रहे हैं, पौधों से फूल ले रहे हैं, माइन से गोल्ड ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नेचर से आगे पहली जो है वो प्राइमरी है। ये 90 नहीं 100% इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल बनता है। जितना यहां से एक्सप्लोर होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, हार्वेस्ट होता है, याद करें बायोलॉजिकल इसे, यहां 99% इंडस्ट्रीज का क्या होता है? रॉ मटेरियल बेस होता है। फिर यहां से दो तरह की इंडस्ट्रीज जनरेट होती हैं। एक क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग, और एक क्या होती है? सर्विस। बात फिर इनसे आगे चलती है तो एक रिसर्च इंडस्ट्री भी है। हर कंपनी का एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, याद करें R&D डिपार्टमेंट। ये भी एक इंडस्ट्री है। इसके भी बाकायदा जो हैं पायनियर्स मौजूद हैं। इसलिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही होती हैं, आउटसोर्स किया हुआ होता है। ये भी एक इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्रीज की बेशुमार जो है वो 5 टाइप्स हैं। टोटल कितनी है? 5। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, एक्टिविटी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। बात कहां से शुरू हुई? कमाना है। नॉट फॉर प्रॉफिट की तो नहीं बात कर रहे ना, अभी तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट सीकिंग की। कमाना है, कहां लगाऊं? ख्वाहिश क्या है?
मोनोपोली बन जाओ, मेरी मोनोपोली हो, ये नहीं हो सकता। तो कहां जाऊंगा? किसी भी इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में कमाना चाहता हूं, इंडस्ट्री में कमाना चाहता हूं, लो भाई पैसे दो, इंडस्ट्री में लगा दे। लगा दे? नहीं अंसारी, सोचने दे यार, क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी पैसे लगा देंगे। पहले इंडस्ट्री का पूरा ओवरव्यू दे यार, कहां पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा लगाना ही तो मेन है। और पैसे लगाने से पहले यह पता होना चाहिए यहां से कमाया जा भी सकेगा या नहीं, कमाया जा भी सकेगा या नहीं। इसलिए दो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एक होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। कितनी स्ट्रेटजी होती हैं? दो, एक कॉर्पोरेट, एक बिजनेस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? कहां लगाना है, कहां कंपीट करना है, कहां जाऊं मैं, किस इंडस्ट्री में जाऊं। और बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है? जहां डिसाइड कर लिया वहां से कैसे अर्न करूं। तो फिर कॉर्पोरेट ऊपर हुई, बिजनेस स्ट्रेटजी ऊपर हुई, कॉर्पोरेट ऊपर हुई। कॉर्पोरेट का मतलब वेयर टू कंपीट। बिजनेस स्ट्रेट लिख बेटा, लिख, नोट्स बना मेरे चंदा, बना। अंसारी किराए पे थोड़ी ले लेगा तू, पेपर वाले दिन आई यार अंसारी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मतलब वेयर टू कंपीट, और बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब हाउ टू कंपीट, हाउ टू कंपीट। अच्छा जी, अब मुझे बताओ पहले क्या सिखाऊं, वेयर टू कंपीट या हाउ टू कंपीट? वेयर टू कंपीट। कहां जाऊं अंसारी, पैसा कमाना है यार, बता कहां जाऊं। अच्छा, अब मैं सर्च करने जाने लगा हूं, कहां? इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री सर्च करने जाने लगा हूं जहां पर कमाई का पोटेंशियल हो, जहां कमाई का पोटेंशियल हो। समझते जाइएगा, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने थ्योरी को अपना मेन, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना है। इस नियत से मैं पढ़ाने बैठा हूं, इसी नियत से आपने पढ़ना। मार्केट क्या है? अब मार्केट इज A market is a place where buying and selling takes place. It can be defined by the product or services that are sold. और अभी आपको मैंने कई मार्केट्स बताती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मार्केट है, फूड की अलग मार्केट है, और ये जो फ्रूट्स है इनकी अलग मार्केट है, बायोलॉजिकल एसिड्स की अलग मार्केट है, प्लेन्स की अलग मार्केट है, प्लांट मशीन की अलग मार्केट है, कभी सर्विस मार्केट है, कभी प्रोडक्ट मार्केट है। प्रोडक्ट टेंजिबल होता है और सर्विस इंटेंजिबल होती है। बाय द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आगे आ जाए, इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर हु प्रोड्यूस similar goods and services. For example, there is a aerospace industry. ये आजकल बड़ी emerging industry बनी हुई है, लेकिन है बहुत हाई इन्वेस्टमेंट, जैसे R&D होती है स्पेस का। ये जितना काम हो रहा है ये emerging इंडस्ट्री है। जैसे उसमें वो हादसा भी हुआ था जो अंडर द सी आपके गया था, टाइटन था ना, टाइटन था, कितने लोग शहीद हुए थे? 5। ठीक है, तो ये इमर्जिंग इंडस्ट्री कहला रही है। हमारा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, आई कैप इसमें से नहीं देता। आई कैप को पता है हम 500 साल लोगों से पीछे हैं, और अल्लाह ना करे वो इधर से दे दे, क्योंकि हमारी नो हाउ रियल लाइफ पे है। मैंने जितने पास पेपर देखे हैं वो रियल लाइफ में ही है, इस तरह की मोंगी नहीं मांगी। ठीक है, लेकिन आई कैप को आजकल शौक हुआ हुआ है मुश्किल वर्ड्स क्वेश्चन में पुट करने का, थोड़ी वोकैबुलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है भाई। Within an industry there may be different segments. What do you mean by segment? Parts. Segments mean parts. An industry segment is a separately identifiable part of a larger industry. अब ये जो सेगमेंट होता है ना बेटा, इंडस्ट्री का सेगमेंट तोड़ने के कई तरीके होते हैं, ये सिखाऊंगा। इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। STP मॉडल एक होता है मार्केटिंग का। एक और बात, अब आई कैप को जा रही हूं बातें तो अच्छा है, शायद समझ में आ जाए। कई जगह पे आई कैप ने पूरा मॉडल नहीं दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसका एक पार्ट दे दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उससे पहले क्या है ये भी बताऊं और उसके
बात क्या है ये भी बताओ। इंडस्ट्री में जाना है ये एक क्वेश्चन है, इंडस्ट्री के किस सेगमेंट में जाना है ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले क्या आइडेंटिफाई करूंगा, इंडस्ट्री, फिर क्या आइडेंटिफाई करूंगा, उसका सेगमेंट, और फिर उस सेगमेंट में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर आपको यह सिखाऊंगा। अभी कहां पे खड़ा हूं, इंडस्ट्री पे, फिर इंडस्ट्री से कहां जाऊंगा, इंडस्ट्री के सेगमेंट से। कौन सी इंडस्ट्री ढूंढने निकले हो भाई, बोलना पड़ेगा, मिलके करेंगे तो पक्की तैयार होगी। वो नहीं कि वीडियो चल रही है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको पॉइंट्स दे सकूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मुझे स्लाइड से पढ़ाना ना कभी मज़ा आया ना कभी आएगा, जो खुद नेचुरल पढ़ाने का मज़ा है मुझे वही आता है, और मैं चाहूँगा आप भी मेरे साथ उसी में इन्वॉल्व रहें। इसको सिर्फ इतना लिया करें कि यहाँ से हेडिंग उठानी है, बाकी मैं और आप और हमारा कैमरामैन बोलें जी। कमाई का पोटेंशियल जिसमें ज्यादा हो उस इंडस्ट्री में जाऊंगा, उस इंडस्ट्री के किस सेगमेंट में जाऊंगा जिसमें मैं समझता हूं कि सारे सेगमेंट से सबसे ज्यादा मेरे लिए पोटेंशियल मौजूद है, या मेरा इंटरेस्ट वहां पर है। यह भी ध्यान में रखिएगा, मेरी स्ट्रेंथ वहां की है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज वहां की हैं, वहां के लिए थ्रेड्स कम है मेरे लिए। समझ आ रही? आगे आ जाए। जेनरिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जनरल की बेसिस पर इंडस्ट्री को ब्रेक करते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में, इमर्जिंग इंडस्ट्री में, मैच्योर इंडस्ट्री में, ग्लोबल इंडस्ट्री में, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू ले लें, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अभी मैटर नहीं करती। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें ज़्यादा फर्म्स होती हैं और साइज उनका छोटा होता है, और वो एक सर्टन रेडार से आगे जाने की कैपेसिटी भी नहीं रखेंगी। क्या लिखा है, इट इज अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, इन अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री फर्म्स आर स्मॉल एंड ईच सेल्स टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट। वो हीरो, हाँ मौसम अच्छा है, मुल्तान जाना है, कोट पे प्रेस करवानी है, कहां मिलेगा लॉन्ड्री? एक गार्डन टाउन में होगी, एक दो तो होंगी ना। गार्डन टाउन जैसे ही क्रॉस करेगा मॉडर्न टाउन आएगा, उधर होंगी, उधर भी होंगी। अच्छा, इधर से बरकत मार्केट की साइड से जरा कलमा चौक की तरफ चले जाएं, इधर होगी सर, इधर भी होगी। इसका मतलब ये जो ड्राई क्लीनिंग मार्केट है, इंडस्ट्री है, ये क्या है, ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। एक सर्टन रेडार के बाद नई फर्म मिलेगी, ऐसा नहीं होगा पूरे लाहौर में एक ही फर्म होगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन की वजह से फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। कैसे? पहले मेरी जवानी में एक ब्रांड हुआ करता था, पिज़्ज़ा हट, एक ब्रांड था, पूरे लाहौर में उसकी 4-5 ब्रांचेस थी, और लाइन में बाहर खड़ा होना पड़ता था जब तक अंदर वाले फारिग नहीं हो जाते थे। अब पैर मारो तो क्या मिलता है, पिज़्ज़ा शॉप मिलती है। खाली गार्डन टाउन में कितने होंगे? आप तो हॉस्टल में रहते हो, 5-6 के नंबर तो आपके पास होंगे। इसका मतलब आज ये इंडस्ट्री क्या बन चुकी है, फ्रेगमेंटेड बन चुकी है। बहुत ज्यादा रेडार को आप कवर नहीं कर सकते, एक ही रेडार में एक सर्टेन एरिया के बाद एक दूसरी फर्म इसमें आ जाएगी, इसलिए यहां मार्जिन कम होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। मार्जिन कम है या ज्यादा ये बाद में देखेंगे। इमर्जिंग इंडस्ट्री दो चल रही हैं, एक तो एरोस्पेस दे दी, इमर्जिंग का मतलब क्या है, नई नई आई है, अभी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है। अच्छा, एक तो एरोस्पेस दे दी, एक नया आया है। पूरी दुनिया में ये जो पेट्रोल है इसको क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, नए गैस सिस्टम लाए जा रहे हैं, लिक्विड सिस्टम लाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी कौन सी मार्केट इंडस्ट्री हो गई, इमर्जिंग इंडस्ट्री हो गई। एक जमाने में सोलर इंडस्ट्री इमर्जिंग थी, अब इमर्जिंग नहीं है, अब क्या बन चुकी है, मैच्योर बन चुकी है। अच्छा, यूपीएस इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग बन चुकी है। अब किसी को कहो यूपीएस लगा लो, वो कहता है उससे अच्छा ना ही लगाओ यार, उससे अच्छा ना ही लगाओ। तो फिर
ग्लोबल इंडस्ट्री क्या होती है? जो पूरी दुनिया को कवर कर रही होती है, जो पूरी दुनिया को, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे ये हमारा जो मोबाइल है, नेटवर्क वगैरह, ये सारे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ग्लोबल, जो ग्लोबली अटैक कर रही हो। जैसे माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री है, इसने पूरी दुनिया का 90% इंटेल वालों ने कब्जा किया हुआ है। इंटेल का प्रोसेसर पूरी दुनिया में है, उसके लिए मार्केट फ्रेगमेंटेड नहीं है, फ्रेगमेंटेड नहीं है। बहुत रेयर कोई और प्रोसेसर कोई मांगता है, वरना 90% पूरी दुनिया में लोग किसका प्रोसेसर मांगते हैं? इंटेल का मांगते हैं। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा, इसमें हमारा पॉइंट जो है वो कम आएगा। या तो हमें मैच्योर नजर आ रहा होगा, या हमें डिक्लाइनिंग नजर आ रहा होगा, या हमें एमर्जिंग नजर आ रहा होगा। ग्लोबल इंडस्ट्री वो है जिसने पूरी दुनिया में अपने जो ऑपरेशंस हैं उनकी धाक बिठाई हुई है। और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कभी ऐसा नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? क्योंकि छोटे लेवल की फर्म्स है और एक सर्टेन रेडार के बाद नई फर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब मेरे बच्चों, बात कहां से चली थी? नहीं, बात यहां से चली थी, हम पैसा कमाने निकले। आपने मेरे साथ रहना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखनी है, याद नहीं करनी। क्या करनी है? सीखनी है। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कल को आप कहीं खड़े हो, कोई कहे कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे लेक्चर देना है, तो आप ये ना कह रहे हो कहां से तैयार करना है। आपका अपना दिमाग चले कि यार मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां से डिसाइड करना है कि मैंने लोगों को कैसे ट्रेन करना। पॉइंट क्या था? कमाने निकला हूं, कहां जाऊं? इंडस्ट्री में जाऊंगा। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है। एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैटर करेगा, ठंडी करके खाएं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक इंसान का साइकोलॉजिकल शौक होता है, एक इंसान का साइकोलॉजिकल शौक होता है। बिजनेसमैन इस साइकोलॉजिकल शौक को नहीं मानता, इमोशंस को नहीं मानता। एक बात तो ध्यान में रखें, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी एक दुकान नहीं चल रही होती है, लोग कहते हैं यार बंद कर दो, नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं नहीं यार, बाप दादा के जमाने का कारोबार है। तो ये क्या है? इमोशंस उन्हें एग्जिट करने से रोक रही हैं। तो इमोशंस को साइड पे रखना है। हमारा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी भी अब मार्केट में आ चुकी है। हमारे जमाने में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होती थी, अब सस्टेनेबिलिटी भी क्या है कि कमाना भी है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन भी करना है। आगे चल के सिखाऊंगा सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। अब बेटा, किस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं? जहां प्रॉफिट ज्यादा हो। इस सवाल को अमेरिकन एनालिस्ट था पोर्टर, उसने, माइकल पोर्टर, उसने इसको एनालाइज किया 1970 के ज़माने में। और इतना पॉपुलर हुआ ये मॉडल, इतना पॉपुलर हुआ लोगों को गाइड करने के लिए कि आज तकरीबन हर दुनिया की स्टडी में पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल जो समझा जाता है वो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल समझा जाता है। क्या बताने जा रही है हमें? तुम जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो वहां तुम्हारे लिए क्या है, ताकि तुम डोर में एंटर होते ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ओ भाई यहां से भी अटैक होगा, ओ भाई यहां से अटैक होगा, ओ भाई इस एरिया से सुकून से हो जाओ। मसलन मैं इस वक्त इस क्लास में बैठा इस चीज से पुरसकून हूं कि मेरा कोई बॉस आके मुझसे कोई सवाल पूछ सकता है। ऐसे ही पोर्टर कहते हैं इंडस्ट्री में इन होने लगे हो, दरवाजा खोलने लगे हो इंडस्ट्री का। अब तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अच्छा, कंपटीशन एक रिजल्ट है भाई, कंपटीशन एक रिजल्ट है, कंपटीशन एक रिजल्ट है। और कुछ इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपटीशन को डिटरमाइन करेंगे। इसने ये नहीं बताया कि मैं एक इंडिविजुअल फर्म, आप कंपेटिटर से कितना कंपटीशन फेस कर रहा हूं। पहले टॉपिक समझेंगे, इसकी थीम क्या है। इसने ये नहीं बताया अंसारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, ये बच्ची भी कॉलेज रन कर रही है, अंसारी इससे कितना कंपटीशन फेस कर रहा है, ये नहीं बताया। इसने बताया मैं ये हुरैरा
एक मार्केट में मौजूद है, एक इंडस्ट्री में मौजूद है, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का क्या लेवल है। तो बताएं ये स्पेसिफिक हुआ, ये जनरल हुआ, ये जनरल हुआ, शाबाश। तो ये ना समझना आप ये देख रहे हो कि मैं जो कंपनी रन करने लगा हूं इसकी कंपेटिटिव कंपनी कौन सी है, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है, ये नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा पूल है, आप उस पूल का मेंबर बनने जा रहे हैं, ये उस पूल की बात बता रहे हैं आपको। और पूल मीन इंडस्ट्री, पूल मीन इंडस्ट्री। पूल के पार्ट को सेगमेंट कहते हैं। पहले इंडस्ट्री में जाओगे और फिर इंडस्ट्री में ढूंढते ढूंढते अपने आइडियल सेगमेंट में जाने की कोशिश करोगे। अब मुझे बताएं, ये इंडस्ट्री बता रहा है, सेगमेंट बता रहा है, या कोई इंडिविजुअल फर्म बता रहा है? ये इंडस्ट्री एज आ होल बता रहा है, ये सेगमेंट भी नहीं बता रहा। अभी सेगमेंट इसके आगे की कहानी है। ये कह रहे हैं अंसारी आपने जो इंडस्ट्री सिलेक्ट की है उस इंडस्ट्री में जाकर आपको ये फैक्टर्स नजर आएंगे जो कंपटीशन को ड्राइव कर रहे होंगे। अब आपने देखना है कि ये फैक्टर आपके कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे हिट कर सकता है, फेवरेबली हिट कर सकता है या अनफेवरेबली। जैसे हम टीचर को जब ये 2-3 छुट्टियां आती हैं तो छुट्टियां कौन सा इंपैक्ट देती हैं हमें, हम टीचर्स को पॉजिटिव इंपैक्ट देती हैं। एक तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, दूसरा हमें अगले लेक्चर्स की प्रेपरेशन, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह बनाने के लिए टाइम मिल जाता है। ये हमारा फैक्टर है, ये हमारा फैक्टर है। इसका मतलब ये लीव्स जो हैं, इस तरह की हॉलीडेज जो हैं, ये अल्टीमेटली हम पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाती हैं। थोड़ा बहुत सोशल लाइफ में फैमिली को टाइम देने का हमारे पास मार्जिन निकल आता है। तो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल पहले तो ये बता दें, इंडिविजुअलिज्म को डिस्कस कर रहा है, सेगमेंट को डिस्कस कर रहा है या इंडस्ट्री को? आप कौन है? फर्म। आप कौन है? फर्म। और इस फर्म से ऊपर कौन है? सेगमेंट। इंडस्ट्री के जिस हिस्से में आप हैं इससे ऊपर कौन है? एक पूरा पूल। उस पूरे पूल को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। अब जब इंडस्ट्री की बात आएगी तो हर कोई किस इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश पैदा करेगा? इमर्जिंग में। लेकिन हर कोई इमर्जिंग में नहीं जा सकता। कोई कहाँ जाएगा? फ्रेगमेंटेड में, कोई मैच्योर में, कोई ग्लोबली जाएगा, कोई डिक्लाइनिंग में जाएगा, कोई इमर्जिंग में जाएगा। अच्छा, कोई नेचर के साथ अपने कारोबार को लिंक करेगा, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में जाएगा। कोई उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, ये सेकेंडरी में जाएगा। कोई इन आइटम्स की सर्विस देना, जैसे ये ग्रोसरी स्टोर होते हैं, इनमें जाना पसंद करेगा। कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, ऑडिट फर्म में, लॉ फर्म में, इसमें जाना पसंद करेगा। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो R&D की इंडस्ट्री में जाऊंगा। वो एक्टिविटी के हिसाब से इंडस्ट्री की ब्रेकअप है। बात को समझे? आप कहोगे सर आप उधर भी इंडस्ट्री की टाइप्स बता रहे हो, इधर भी बता रहे हो। याद करो, बिजनेस कभी वो एक्टिविटी के हिसाब से ब्रेक होता है, कभी वो ऑनरशिप के हिसाब से ब्रेक होता है, कभी वो लीगल स्टेटस के हिसाब से ब्रेक होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री है। यहां इंडस्ट्री पोटेंशियल ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिवाइड हो रही है और वहां नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड हो रही है। समझ आ रही? तो फिर आप प्राइमरी में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी में भी हो सकते हैं, और फिर आप तीसरी जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें भी हो सकते हैं, R&D में भी हो सकते हैं। वहां लिंक किसका है? एक्टिविटी का। यहां लिंक किसका है? बिजनेस के पोटेंशियल का, एक्सपोजर का। क्या? एक्सपोजर का। तो फिर फ्रेगमेंटेड में भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है, इमर्जिंग में भी हो सकती है, मैच्योर में भी हो सकती है, ग्लोबली भी हो सकती है और डिक्लाइनिंग में भी हो सकती है। यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, यहां कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी हो सकता है, यहां कोई रॉ मटेरियल बिजनेस भी नेचर से लेके कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस एंगल से भी इंडस्ट्री तोड़ सकते हैं, उस एंगल से भी तोड़ सकते हैं। चलें कहां? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। लिखते नहीं है, यही लिखते हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। क्या एक्सप्लेन करने जा रहा है? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल और जो फोर्सेस इस कंपटीशन को डिटरमिन करेंगी, उन फोर्सेस की डिस्कशन। आए जरा चलते हैं।
जी भाई, पहला फैक्टर कस्टमर बार्गेनिंग पावर, दूसरा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, फिर कंपेटिटिव राइवलरी, कितने कंपेटिटर्स मौजूद हैं, उनके दरमियान में कंपटीशन का लेवल क्या है, फिर थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स और फिर सप्लायर बार्गेनिंग। ये 5 फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री में कंपेटिटिवनेस बताते हैं। ये 5 फैक्टर्स किसी इंडस्ट्री की क्या बताते हैं, कंपेटिटिवनेस बताते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंपेटिटिव राइवलरी क्या होती है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनके दरमियान कंपटीशन का क्या लेवल है, इनके दरमियान कंपटीशन का क्या लेवल है। अगर एक होगा तो एक ही है पार्टिसिपेंट, है ही नहीं, है ही नहीं, मोनोपोली है, तो इसका मतलब मोनोपोली को नहीं हम डिस्कस कर रहे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैनी फर्म्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल फर्म है या कुछ फर्म्स हैं तो वो तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकती हैं, उसके लिए इतना हैवी 5 फोर्सेस मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है आप उन हजारों या सैकड़ों में से एक हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें इस वक्त कंपटीशन का क्या लेवल चल रहा है। फिर न्यू एंट्रेंट का कितना प्रेशर है, इधर कितना थ्रेट मौजूद है कि नए लोग आ जाएंगे। फिर इस इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेंट फर्म मौजूद हैं, उनके जो सप्लायर्स हैं वो इस इंडस्ट्री को कितना ड्राइव कर रहे हैं, कितना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उधर इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं, वो मार्केट को कितना होल्ड किए हुए हैं, उनकी कितनी चलती है मार्केट में। और फिर जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, इसका जो प्रोडक्ट है, इसके जो साथी सब्स्टिट्यूट हैं जो दूसरी इंडस्ट्री से आ सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री के कंपटीशन लेवल पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो कितने फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, 5। पहला, नेक्स्ट 5 याद कर लेना जल्दी से, 1 मिनट करेंगे तो फिर डिस्कशन आगे चलेगी। वो ये कहते, अच्छा क्या 5 ही होंगे या और भी होंगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल ने कितने फैक्टर्स लिए, 5। वो कहते हैं आपस में राइवलरी कितनी है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, सब्स्टिट्यूट की बार्गेनिंग पावर, और न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री के कितने मौके मौजूद हैं। अब एक एक को पकड़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये कंपेटिटिवनेस पर क्या रोल प्ले कर रहा है। जितना उसका रोल ज्यादा होगा उतनी उस इंडस्ट्री में कंपेटिटिवनेस, जितनी कंपेटिटिवनेस ज्यादा होगी उतना हमारा उस इंडस्ट्री में जाना मुश्किल है, उतना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस बता रहे हैं, हमारी किसी कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन नहीं है। ये वो FR1 का रेशियो एनालिसिस नहीं है कि कंपेटिटर से शेयर कर लिया, पास से शेयर कर लिया, इंडस्ट्री की एवरेज से शेयर कर लिया। एवरेज नहीं, पूरी इंडस्ट्री पे कंपेटिटिवनेस कर रही है। तो इसको इंडिविजुअल मॉडल ना समझना, क्या ना समझना, इंडिविजुअल मॉडल ना समझना। ये अच्छा, अब ये बताइए ऑपरेशनल लेवल करेगी, टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक लेवल। अच्छा, ये एनालिसिस करने से पहले इन्वेस्ट हो जाता है या बाद में? ओए होए 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 अंसारी साहब, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो कहीं बहुत आगे जाके हुआ होगा। और सर वो जो आपने कर्जा लेना सिखाया था वो उसके भी बाद हुआ होगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी बाद में, वर्किंग कैपिटल तो टैक्टिकल लेवल ने किया होगा। और सर ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये तो जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है हमारा उसने किया होगा। तो सर बीओडी ने क्या किया, बीओडी ने ये किया। तो इसका मतलब तुम्हारी जॉब यहां से शुरू होती है। अच्छा, ये हम पहले क्यों नहीं करवाते? अगर ये पहले करवाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ये पहले करवाएंगे तो उसकी रीजन, ICAP ने PRC से लेके MFA तक कोई ऐसा सब्जेक्ट रखा ही नहीं जिसमें हम आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाएं, हम आपको एज अ बिजनेसमैन जो है सोचना सिखाएं। वेरी अनफॉर्चुनेटली ICAP के सिलेबस में कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, बाकी तमाम प्रोफेशनल बॉडीज में एनालिसिस ज्यादा होते हैं। ये ड्रॉबैक है हमारे ICAP का।
इसलिए हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी अच्छा कारोबारी आदमी नहीं बन पाता, सारी जिंदगी क्या रह जाता है, मुंशी रह जाता है, मुंशी रह जाता है, सोचता ही नहीं है इस एंगल पे, तो सोचता ही नहीं। उस बेचारे को किस पे लगाया हुआ है, तू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर, तू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कर, मांग के लेकर आ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रखनी है, वर्किंग कैपिटल में पैसा ज़्यादा ब्लॉक ना हो, और ये जो हमारा करेंसी रिस्क है और इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसको हेज कर। और मुझे शायद आगे चल के कैलकुलेशन इतनी अच्छी ना लगे जितनी मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छी लग रही है। कल मैं जाहिद को कहा था, मैंने कहा यार फाइनल का भी बीएम पढ़ाने का तो नशा चढ़ गया, मैंने कहा यार इसका पढ़ाने का पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इंसान का जो विजन है वो क्लियर होता है, वो क्या कर सकता। आओ चलते हैं। पहली चीज़ क्या है, अभी नहीं आराम से, इतनी जल्दी तो मुझे है ही नहीं। आओ जी, जिस इंडस्ट्री में बहुत से पार्टिसिपेंट्स होंगे, कंपेटिटर्स होंगे, बताएं जी वहां कंपेटिटिवनेस ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन आएगा, आपको सामने डाटा आ गया, आपको कह रहा है हाँ यार इस इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, जरा बताओ पार्टिसिपेंट्स कितने ऑलरेडी, क्या कह रहे हैं, मैनी है। अब आप जब रिपोर्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, मैनी कंपेटिटर्स, लिख लिया। आगे रिमार्क्स में क्या लिखोगे, कंपटीशन हाई है लो है, बस ये मैंने आपको सिखाना। अब जब क्वेश्चन आएगा तो एक केस स्टडी होगी, उसमें से वो क्या कहेगा, जरा चेक करके बताएं कि कंपेटिटिव राइवलरी कितनी है, ज्यादा है या कम है। हम ये सवाल पूछेंगे। अगर इन सवालों के जवाब हमें आते हुए लॉजिकली, तो थ्योरी का क्वेश्चन आपका बोनस क्वेश्चन होगा, जब पास पेपर कल करवाऊंगा इंशाल्लाह आपके सामने होगा। अब बताएं जी, मैनी कंपेटिटर्स, तो कंपटीशन ज्यादा है, तो लिखते भी जाए ना। अब इतना तो मैं हसीन नहीं है आप लोग कि आप बैठ के चले जाएंगे, नोट्स आपने खुद बनाने हैं। मैनी कंपेटिटर्स, कंपटीशन आप कर दें, फ्यू कंपेटिटर्स, कंपटीशन लो। ये है थ्योरी पढ़ने का अंदाज। इस तरह थ्योरी पढ़नी है, फैक्टर्स को याद नहीं करना, उसके आगे ओरिजिन पे जाना है कि उसका हमारे जो टॉपिक है उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। आगे आ जाए, व्हाट डू मीन बाय मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ, मार्केट में पोटेंशियल कितना है, मार्केट में कितना मार्जिन है मजीद लोगों को लेने का, इंडस्ट्री में कितना मार्जिन है मजीद लोगों को लेने का। जैसे अभी ये पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की इंडस्ट्री है, ग्रोइंग है मैच्योर है, ग्रोइंग है। अभी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डाउट ही बहुत है। लोग इंपोर्ट करने लगते हैं तो पता चलता है जी रूल चेंज होने लगा है, अब इसकी नेट मीटरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर निकलो, लोगों की छतें देखो, कितनी छतों पे नजर आ रहा है सोलर सिस्टम, कम छतों पे नजर आ रहा है। इसका मतलब मार्केट में जिस, अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वैसे तो नहीं अभी जा सकते, किस पे जाओगे, इस पे जाओगे, उन्हें क्या कहो, ऑस्ट्रेलिया के जो घर हैं जरा उनकी छतों का विजिट करवाओ, हर छत पे क्या होगा, सोलर लगा होगा। तो वहां मार्केट क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, वहां मार्केट मैच्योर हो चुकी है। तो मार्केट मैच्योर है या ग्रोइंग है, ये तो वेरी सिंपल है। अगर पार्टिसिपेंट्स देखोगे तो नहीं पता चलेगा, किससे पता चलेगा, पोटेंशियल कस्टमर से। किससे, पोटेंशियल कस्टमर से, कि उस लाइन में कस्टमर्स आ रहे हैं। जितने कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब वो कौन सी मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। न्यू कस्टमर्स की बात कर रहा हूं, किसकी, न्यू कस्टमर्स की बात कर रहा हूं। जितने न्यू कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं उतनी ग्रोइंग मार्केट है, और जितने न्यू कस्टमर्स कम आ रहे हैं उतनी मैच्योर मार्केट है। अब बताएं जी, सीए के पीआरसी की मार्केट, सोच के जवाब देना। पहले मैं तुम्हें डाटा देता हूं। पिछले साल तकरीबन 10,000 नए बच्चे पीआरसी में आए, उससे अगले साल तकरीबन 9,800 आए,
उसके बाद कोई 9,600 नए बच्चे आए, फिर 9,000 नए बच्चे आए पीआरसी में। ग्रोइंग मार्केट, मैच्योर मार्केट, मैच्योर मार्केट है क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स कम आ रही है। न्यू एंट्रेंट्स में जो इनफ्लो है वो ग्रोथ के बजाय डिक्लाइन हो रहा है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन ये ग्रोइंग मार्केट है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर बच्चे ने मैट्रिक तो करना ही करना है ऑलमोस्ट, उसने एफएससी में तो जाना ही जाना है जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो मार्केट का ग्रोथ कैसे पता चलती है? जब न्यू कस्टमर्स ज्यादा हो रहे हो। अब आए जी स्लो ग्रोथ इन सेल स्लैश डिमांड। अब बताएं जी, अगर डिमांड में स्लो ग्रोथ है, कम लोग इन हो रहे उस इंडस्ट्री में, तो कंपेटिटिवनेस ज्यादा होगी या कम? कम लोग इन हो रहे हैं, नए कस्टमर्स कम आ रहे हैं, कम होगा ज्यादा होगा? कंपटीशन ज्यादा होगा, कम कैसे हो सकता है? ऑलरेडी लोग मौजूद हैं और आने वाला इनफ्लो कम हो रहा है तो कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट ग्रोइंग कर रही हो, ये भी आ रहा है, 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 तो फिर आने वालों का फ्लो है, सामने सप्लायर लिमिटेड है, तो अब मुझे बताएं कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आने वाले कस्टमर्स को लेने के लिए थोड़े लोग हैं और कस्टमर्स की सप्लाई ज्यादा है। तो लिखे जितनी ग्रोथ कम होती है उतना कंपटीशन ज्यादा होता है, जितनी मार्केट की ग्रोथ कम होती है उतना कंपटीशन ज्यादा होता है, और जितनी ग्रोथ ज्यादा होती है उतना कंपटीशन कम होता है, क्योंकि हर एक को उसमें से अपना हिस्सा मिल रहा होता है। बुकलेट्स नहीं लेकर आए? लेके आनी थी ना। अब जरा ध्यान से देखें, अनडिफरेंशिएटेड राइवल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब पहले बताएं। व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है सामने वाले के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस हो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो, लुक्स लाइक डिफरेंट, लुक्स लाइक अबव द कंपेटिटिव प्रोडक्ट। अब सोच के बताइएगा। केएफसी का भी जिंगर है, लोकल जिंगर भी है, चीजियस का भी जिंगर है, और भी ब्रांड्स हैं उनका जिंगर मौजूद है, लेकिन केएफसी का जिंगर जो है वो बाकी जिंगर से डिफरेंशिएटेड है या नहीं है? अगर है तो फिर केएफसी का कंपटीशन बाकी लोगों से ज्यादा है या कम है? कम है। क्यों? जितना प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगा उतना राइवलरी कंपटीशन कम होगा, और जितना सेम प्रोडक्ट होगा, आइडेंटिकल होगा, उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। लिखें, मोर द डिफरेंशिएशन लोअर द कंपटीशन, मोर द डिफरेंशिएशन लोअर द कंपटीशन, मोर द आइडेंटिकलशिप, मोर द बोले आइडेंटिकलशिप, हायर द कंपटीशन। ये फैक्टर्स याद करवाना मकसद नहीं है, इनका कंपटीशन के साथ लिंक करना मेन पॉइंट है। कितने हो गए? अब आ जाए हाई विड्रॉल कॉस्ट। हाई विड्रॉल कॉस्ट का मतलब इंडस्ट्री से कोई निकलना चाहे तो हैवी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। बाहर निकलने आने की नहीं, बाहर निकलने की कॉस्ट हैवी है, बाहर निकलने की कॉस्ट हैवी है। बताएं जी, कंपटीशन हाई होगा लो? सोच के जवाब देना, पहले सोचें। हाई होगा। वेल डन। जितनी विड्रॉल कॉस्ट ज्यादा होगी उतना मजबूरी है वहां पे रुकना। क्यों? आप बाहर निकलना चाहोगे तो कॉस्ट ज्यादा मांग रही है, वहीं रुक जाओगे। क्या कहोगे? नहीं भाई मैं नहीं निकलता, कॉस्ट तो मुझे इतनी हैवी इनकर करनी पड़ेगी। इवन लॉस मेकिंग कंपनी भी इसलिए इंडस्ट्री से नहीं निकलती। वो एक तरफ याद करो, कॉस्ट अकाउंटिंग,
शट डाउन डिसीजन सिखाया होगा टीचर ने। सम टाइम फिक्स कॉस्ट इतनी हैवी होती है, शट डाउन कॉस्ट इतनी हैवी होती है कि हम इवन नेगेटिव प्रॉफिट पर भी सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां हमारा जो आउटफ्लो है वो कम है और शट डाउन में हमारा आउटफ्लो ज्यादा है। तो फिर हम वहीं रुकेंगे, जब वहीं रुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम सामने वाले को क्या दे रहे होंगे, टफ टाइम दे रहे होंगे। तो लिखें जितनी विड्रॉल कॉस्ट हाई होगी उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। अच्छा इसका उल्टा बताओ, जितनी एंट्री कॉस्ट ज्यादा होगी उतना कंपटीशन कम होगा। क्यों? आने वाला पहले ही सोच रहा होगा ओ भाई मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। इसका मतलब वो वहीं रुक जाएगा। जब वो वहीं रुक जाएगा तो इन नहीं होगा, जब इन नहीं होगा तो पार्टिसिपेंट्स कम रहेंगे, कम रहेंगे तो कंपटीशन भी कम रहेगा। तो लिखें, पहले इधर लिखें, हाई विड्रॉल कॉस्ट हाई कंपटीशन होगा और लो विड्रॉल कॉस्ट पे लो कंपटीशन होगा, क्योंकि निकलने का मार्जिन है और निकल कर हम सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए तो यहां लॉस मेकिंग कंपनीज भी क्या रहती हैं, इंडस्ट्री में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें पता है एग्जिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एग्जिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी भाई इधर आ जाए। राइवल फर्म्स हैव सेम साइज, ध्यान से जवाब दीजिएगा। सारे एक लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा कम ज्यादा होगा, और जितना साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कंपटीशन कम होगा। लिख लें, ये तो घर की एग्जांपल ले सकते हो। जिन बहन भाइयों की एज गैप में कम डिफरेंस होता है उनमें नोक झोंक ज्यादा होती है, क्योंकि साइज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और जहां बहन भाइयों में गैप ज्यादा होता है वहां पर इस तरह के मामलात कंपैरेटिवली कम होते हैं। बड़ा छोटे को समझ के चल रहा होता है और छोटा बड़े की इज्जत करके चल रहा होता है। तो देख लें, जितना फर्म्स में साइज मैचेबल होगा उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, और जितना साइज में डिसमैचिंग होगी उतना कंपटीशन कम होगा। ये नोट्स बना के मुझे दे देने हैं, ठीक है भाई। आगे आ जाए भाई, हाई फिक्स कॉस्ट। सुने भाई, हाई विड्रॉल कॉस्ट और हाई फिक्स कॉस्ट आपस में मैच करते हैं। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उतना कंपटीशन, सोच के पहले सोचे, रट्टा नहीं लगाना, अपनी कैलकुलेशन पे ले जाए ब्रेक इवन पे जाए ब्रेक इवन पे। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है उतना ब्रेक इवन देर से आता है, जितना देर से आता है उतनी कोशिश ज्यादा होती है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचो। जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करोगे तो कंपटीशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है उतना टाइम टू ब्रेक इवन ज्यादा होता है। जितना टाइम टू ब्रेक इवन ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करेंगे तो उतना कंपटीशन, जब तक आप डिफरेंशिएट ना कर पाए। हाँ, अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए तो फिर तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करना कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो आप मार्केट स्कीमिंग भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था पेनिट्रेशन और स्कीमिंग। जहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है और प्रोडक्ट क्या हो, सिमिलर हो, तो वहां कंपटीशन ज्यादा होगा, बिकॉज वी वांट टू सेल मोर यूनिट्स टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लें, हाई फिक्स कॉस्ट पे कंपटीशन ज्यादा होता है और लो फिक्स कॉस्ट पे कंपटीशन कम होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। Until fixed cost is recovered, you can't go in a profit situation. And to recover the fixed cost, you have to sell more. अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने का ज्यादा फायदा होता है। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाए तो ज्यादा फायदा होता है। क्यों? इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपने 70% सिलेबस मेरे से पढ़ा हुआ है, वो 70% इसी 30% के बाद आया है। पहले ये 30% है, फिर नीचे 70% है। जब 70% इसके साथ लिंक करेगा तो हमें इंटीग्रेट करना आसान होगा। अब एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद ब्रेक इवन को उतना अच्छा ना समझता हो जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने में इसको ज्यादा कोरिलेट कर सकता हो। तो ये आप
खुद ही आसानी से चीजें समझते रहेंगे अगर साथ चलेंगे। कितने हो गए? कौन सा रह गया? अनडिफरेंशिएटेड भी हो गया, ग्रोथ भी हो गया, हाई फिक्स कॉस्ट भी, हाई विड्रॉल भी, मैनी कंपेटिटर्स, ये तो करवा दिया ना। अब मुझे बताएं कितने फैक्टर्स हैं? 3 और 3 6। अब हर फैक्टर का कंपटीशन पे रोल है। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन लेकर आऊं और इसको फेंकूं कि बताओ भाई राइवलरी कंपटीशन ज्यादा है या कम, तो कितने सवाल पूछोगे अपने आप से? 6 में से जो डाटे में मौजूद होगा वो तुम्हें बताएगा कि कंपटीशन हाई है या लो है। कंपटीशन लो है तो टीम को क्या कहोगे? गो अहेड। कंपटीशन ज्यादा है तो क्या कहोगे? भाई बाकी फैक्टर्स भी देख। ये फैक्टर तो ये कह रहा है कि कंपटीशन ज्यादा है, कंपेटिटिवनेस ज्यादा है, पैसे कहीं ब्लॉक ना हो जाए। तो हम इसको किसी एक फर्म के साथ कंपैरिजन के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम जनरली एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वहां देख रहे हैं यार कंपटीशन ज्यादा है या कम। किसी ने पूछा भाई तुम इधर क्या करने आए हो, तो क्या कहेंगे? भाई कमाना चाहते हैं। भाई कमाओ। नहीं सर ऐसे थोड़ी, पहले तो ये देखेंगे कहां कंपटीशन ज्यादा है कहां कम है। जहां ज्यादा है वहां तो कमाई का चांस कम है, और जहां कम है, अब पोर्टर ने हमारी मदद कर रहा है। पोर्टर कह रहा है पैसा है ना संभाल के रखो। अच्छा मजे की बात, पैसा भी नहीं है हमारे पास, पैसा तो हमने मांग के लेकर आना है। अभी तो हम ये कह रहे हैं सर कारोबार करना है, इंडस्ट्री डिसाइड कर रहे हैं किस इंडस्ट्री में जाएं, फिर इंडस्ट्री से डिसाइड करके उसके किस सेगमेंट में जाएं, फिर उस सेगमेंट में कमाने के लिए क्या करें। लॉजिक क्लियर हुई? मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले ये क्लियर करो, कुछ बच्चे बड़े परेशान होंगे तो यार थ्योरी पे लुट ना जाएं। बेटा लुटते नहीं आप, इंशाल्लाह इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो 1037 था स्टैंडर्ड, आता है ना तो सीधा आंसर सामने लिख दोगे यार ये है, नहीं आता तो टक्के मारते रहोगे क्या है। तो रट्टा नहीं लगाना, इसमें डिस्कशन करनी है। इसके बाद क्या था भाई? थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट बाद में करते हैं। कितने फैक्टर्स थे टोटल? हाँ जी, अब आ जाओ इधर। लो भाई, अब कौन है? सुकून से बैठे हुए थे, चाय पी के पढ़ाया करते थे, ना कोई टेंशन थी ना कोई फिक्र व फाका था। फिर किसी ने आके कहा ओए वो भी आ रहा है मार्केट में, ओए वो भी आ रहा है मार्केट में, ओए वो भी आ रहा है मार्केट में। अब एकदम डर जाएं किसी के आने से, या पहले देखें यार हम जहां खड़े हैं वहां वो आ भी सकता है या नहीं आ सकता। हम इंडस्ट्री में खड़े हैं। अब हम कह रहे हैं भाई तुम लोग तो चल रहे हो, इस इंडस्ट्री में और लोगों के आने का कितना चांस है, और लोगों के आने का कितना चांस है। अब कुछ फैक्टर्स देखेंगे, अगर ये फैक्टर्स गए नए आने वाले की फेवर में तो वो आ जाएगा, और अगर वो आ गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर हमने पहले ही ऐसे चेक एंड बैलेंस लगाए हुए कि हम तो आ गए और कोई ना आ सके, तो फिर उसके आने का चांस, जहां से आना जाएगा वहीं से लॉक होगा। तो जब वो नहीं आएगा तो कंपटीशन कम होगा। समझ आ रही? मैं अकेला तो नहीं हूं। आपके लिए इस पोर्शन को आसान करना, ये अगले 15 दिन में मेरा मेन टारगेट है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के इसको आसान तरीन हमने बनाना है अपने लिए। आए जी इंशाल्लाह, आए जी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्यादा अच्छा पता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट को भी ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। कैसे? जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग में, बल्क डिस्काउंट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लर्निंग कर्व, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में सेविंग, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है? जितने बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँगा उतना जो फेवर मुझे मिल रही होगी वो किसी और को नहीं मिल रही होगी। ये यूरो स्टोर्स वाले, हाइपर स्टार वाले, पैकेजेस वाले, रहीम स्टोर वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से बल्क में उठा लेते हैं, पीछे गोदाम रखे हुए हैं। ये जब बल्क में उठाते हैं तो इन्हें रेट कम मिलता है। जब इन्हें रेट कम मिलता है तो कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने लगे
तो वो क्या कहते हैं, ओ भाई मैं कहाँ से खोलूँ, मेरे पास है 50 लाख, 50 लाख से तो एक कंपनी का डालडा का भी नहीं ऑर्डर मैं पूरा कर सकता, ये तो करोड़ों रुपए एडवांस दे के चल रहे होते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ने मेरे जैसे को डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने से रोक दिया, कह सकता हूं एंट्री बैरियर लग गया। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ने न्यू एंट्रेंट के थ्रेड को ज्यादा किया, कम किया, आने के थ्रेड को कम किया तो कंपटीशन कम हो गया। और अगर उसे आने के लिए आसानी होती और कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम ही ना कर रहा होता तो आने का चांस बढ़ जाता, आने का चांस बढ़ता तो कंपटीशन भी बढ़ जाता। मैं अकेला तो नहीं, पक्का। अच्छा, होंडा कोरोला ऑटोमोबाइल में किस लेवल पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर। इसलिए ये जो छोटी छोटी कंपनीज आई हैं, जैसे यूनाइटेड की कार आई थी, यूनाइटेड वाले पहले बाइक बनाते थे, स्टूडेंट ही है मेरा उसामा, फिर उसने यूनाइटेड की कार भी बनाई, लेकिन वो कहता है सर हम कंपीट नहीं कर सके। क्यों ना कर सके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब वो बेचारा जितना मर्जी अमीर आदमी है, वो होंडा और कोरोला के मुकाबले में तो कार की प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या रह गया, फेल हो गया और इन्हें कोई कंपटीशन ना दे सका। अच्छा, किया पे आ जाए, पिछले 5 साल में किया ने होंडा कोरोला को टाइम दिया है, कोरियन कंपनी थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम किया। किया कि जितनी गाड़ियां पहले आई हैं वो होंडा और कोरोला के मुकाबले में कंपैरेटिवली लो प्राइस पे थी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल उन्हें नहीं रोक सका, जब उन्हें नहीं रोक सका तो वो इन हो गए, वो इन हुए तो उन्होंने टोयोटा और कोरोला को कंपटीशन दिया। कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। होंडा कोरोला को अपने या तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ा या लो प्राइस पे आना पड़ा। लो प्राइस पे आए तो इसे कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन पे जाएं तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सिखाऊंगा भी, रहने दे। पोर्टर ने ये भी हमें स्ट्रेटेजी दी है कि आप कंपेटिटिव एज कैसे ले सकते हैं इन 2 तरीकों से। सारी चीज़ों को भी मिक्स ना करें, इंटीग्रेट करते हुए हो सकता है मैं साथ वाले मोहल्ले में भी पहुंच जाऊं, मुझे आपने वापस बुला लेना, हाथ और लान सारी साथ, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी। ठीक है भाई। तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर हाई है तो फिर कंपटीशन लो है, कंपटीशन लो है, नया आला बंदे के पास चांस नहीं है एंटर होने का। तो बताएं हमें उसका थ्रेड कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। जब वो हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो न्यू एंट्रेंट के लिए आते साथ ही बल्क डिस्काउंट लेना, या तो वो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट से आए, उसके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी ना हो, लेकिन ये भी नहीं होता। ब्रांड इमेज की वजह से जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट ले आए, यू नीड सम टाइम टू क्रिएट द ब्रांड इमेज। जितना मर्जी, जैसे आज से 21 साल पहले यूसीपी ने एसीसी शुरू किया था, मैं स्कैन्स में था। अब यूसीपी कितना बड़ा ब्रांड है, अब तो माशाल्लाह साजिद साहब को अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा। उस वक्त तो बिल्कुल स्टार्ट था, किराए की बिल्डिंग में काम करते थे। तो एक दिन साजिद साहब ने मीटिंग कॉल की हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, यार यूसीपी वाले ना एसीसी शुरू करने लगे। एसीसी तो यूसीपी ने शुरू कर लिया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये नहीं था कि हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे स्कैन्स में काम कर रहे थे, नहीं, क्या था, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज। उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट टीच नहीं कर रहे थे, वो ट्रेडिशनल टीचर्स के साथ आए, जबकि साजिद साहब ने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे हुए थे। इस इमेज की वजह से हैवी इन्वेस्टमेंट भी हमें थ्रेड नहीं दे सकी और यूसीपी को एसीसी से बाहर निकलना पड़ा। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। सम टाइम आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल हिट कर जाते हैं लेकिन कोई और बैरियर आपको रोक देता है। आगे आ जाए जी भाई, ये आ जाए नो हाउ। व्हाट डू यू मीन बाय नो हाउ? नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। सिर्फ पैसे से आप नहीं जीत पाएंगे, आपको उस इंडस्ट्री की नो हाउ लेने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब न्यू एंट्रेंट सम टाइम इसलिए एंटर नहीं हो पाता कि पैसा तो होता है उसके पास
नॉलेज नहीं होती। अब अगर आने वाले के पास नो हाउ नहीं है तो हमें उससे कोई डर भी नहीं है, कोई डर नहीं है उससे। समटाइम क्या होता है, एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और वो एजुकेशन सेक्टर में आ जाता है, बेचारा फेल हो जाता है। क्या नहीं है उसे टीचिंग के गुण नहीं पता है, उसे टीचिंग के गुण नहीं पता है। गुण मीन नो हाउ, और हर लाइन की अपनी नो हाउ होती है। प्रोडक्शन की अपनी नो हाउ है, फूड इंडस्ट्री की अपनी नो हाउ है, अच्छा फार्मास्यूटिकल की अपनी नो हाउ है, वहां एक अलहदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है। पैनाडोल आना बंद हो गई, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं कोई बना सका, किसकी वजह से? नो हाउ की वजह से। अच्छा जी, गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा है। न्यू एंट्रेंट आना चाहे तो गवर्नमेंट ने बैरियर लगाए हुए, ये करो ये करो ये करो ये करो। अच्छा, ये पढ़ते हुए पाकिस्तान में नहीं हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सोचोगे तो यहां तो मुर्दों को भी काटने का जो है लाइसेंस मौजूद है कि चलो जी काटो, और जो जो मेन ऑर्गन पार्ट्स हैं वो निकाल के बेच दो। तो हम पाकिस्तान में नहीं, अल्लाह हमें महफूज रखे। अच्छा, ये पढ़ते हुए मुझे दुख भी बहुत हुआ। पिछले 10-15 दिन मैंने बहुत रिसर्च की, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, बहुत तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो मेरे लिए ज़्यादा हो, आम लोगों के लिए ना हो। जो मुझे दुख हुआ, जो मैं कूड़ा हूँ, 2-3 दफ़ा तो मुझे यकीन करें बीपी की टैबलेट लेनी पड़ी। मुझे किसी स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान की शायद ही कोई कंपनी फिट बैठती भी नजर आई। मैंने बड़ा सोचा यार पाकिस्तानी कंपनीज की एग्जांपल्स दूं, थी वल्लाही नहीं थी, वल्लाही नहीं थी। बड़ा दुख हुआ मुझे, अल्लाह की कसम बड़ा दुख हुआ कि यार कहाँ खड़े हम। अच्छा, उसके मुकाबले में जब मैंने इंटरनेशनल लेक्चर्स देखे, अपनी सारे लेक्चर्स को करने में मुझे 90% एग्जाम्पल्स में इंडिया नजर आया। मैं जीडीपी पे गया तो इंडिया, इंटरेस्ट पे गया तो इंडिया, इन्फ्लेशन पे गया तो इंडिया, एक्सचेंज रेट पे गया तो इंडिया, रेगुलेशन पे गया तो इंडिया, नो हाउ पे तो इंडिया, टेक्नोलॉजी पे तो इंडिया। यार कोई जगह जहां इंडिया कंपीट ना करो, कई जगह मुझे वो यूके से ऊपर नजर आया। जो आज का मॉडर्न एनालिस्ट है, जब वो एनालिसिस कर रहा है तो वो इंडिया को यूके से ऊपर रख रहा है। नॉमिनल जीडीपी इंडिया का यूके से ज्यादा है, हाँ रियल में मार खा जाता है थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से। क्या क्या बातें बताऊं तुम्हें यार, क्योंकि इतना समुद्र में तो नहीं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, बहुत खा के बाहर निकल आऊंगा, सारी तूने मरवा दी है। तो मैं बड़ा दुख है, 4 दिन में बड़ा दुखी मेरा है कि यार ये क्या हमारे मुल्क का हाल है। कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी नहीं है बिजनेस में हमारे पास यार। क्या तुम्हें पढ़ाएं यार, दुनिया पढ़ाती है, अपने मुल्क की एग्जाम्पल देती है। यहाँ बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट सारी वहां जा चुकी है लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से। टेक्सटाइल वहां चली गई सारी, पाकिस्तान की सारी टेक्सटाइल वहां चली गई यार। चलो आओ जी भाई, टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश्ड, अपना नाम बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो बताओ बैरियर ज्यादा है आने वाले के लिए, आने वाले के लिए बैरियर ज्यादा है तो कंपटीशन पे रिस्क कम है। और अगर टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश लोवेस्ट होगा तो फिर एंट्री बैरियर हट गया, एंट्री बैरियर हट गया तो कंपटीशन बढ़ गया। मेरे साथ हो, इधर आए। स्विचिंग कॉस्ट, अब ये स्विचिंग कॉस्ट क्या? एक कस्टमर मेरा है, न्यू एंट्रेंट आए, उसकी तरफ शिफ्ट होने में अगर कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो कंपटीशन, और अगर स्विचिंग कॉस्ट कम हुई वो चला जाएगा, जब वो चला जाएगा तो कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। शुक्र है तुम्हें लिंक करना आ गया, लिंक करना आ गया तो टॉपिक समझे फड़क चुका है, और इसमें कुछ नहीं है। आगे आए, लो भाई, नए कारोबार के लिए हुरैरा तू अपने आप को बेचेगा तो पैसे पूरे होने हैं, लिखा हुआ है, मैं हंस रहा, ये क्या? कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। याद है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में T0 में पैसा लगाया करते थे। अब अगर वो पैसा हैवी रिक्वायर्ड है तो बताएं न्यू एंट्रेंट का हमारे लिए थ्रेड ज्यादा होगा या कम? बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, कम होगा। जब कम होगा तो कंपटीशन भी कम होगा, और अगर ये थ्रेड बढ़ जाए, यानी पैसा कम चाहिए, इन होने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तो सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। लिख लो, जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी
उतना न्यू एंट्रेंट का थ्रेड कम होगा, जितना थ्रेड कम होगा उतना कंपटीशन कम होगा। लो भाई, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे चले जाओ तो एक फ्रिज रखा होता है पेप्सी का, एक रखा होता है कोक का। अब इसराइल की वजह से यहां किसी लोकल बंदे ने अपना कोला बनाया, लेट से राइस कोला, चला गया मैं हाइपर स्टार और क्या कहा, एक शेल्फ मुझे भी दे दीजिए, तो वह क्या कहेंगे, सॉरी सॉरी हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पेप्सी और कोक के साथ हमारी डील है कि आप हमारे अलावा किसी और को शेल्फ नहीं देंगे, अगर देंगे तो हम अपना प्रोडक्ट यहां से ले जाएंगे। अब न्यू एंट्रेंट के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कम है, शेल्फिंग कम है, लोग उसका प्रोडक्ट रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपने इस तरह की अरेंजमेंट की हुई है आपस में, तो मुझे बताएं हमारे तरफ इंडस्ट्री की तरफ न्यू एंट्रेंट का थ्रेड ज्यादा होगा या कम? अगर उसकी एक्सेस कम है, कम होगा तो कंपटीशन भी। अच्छा, अगर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रीली अवेलेबल है, वो कहीं पे भी कोई शेल्फ ले सकता है, तो फिर थ्रेड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थ्रेड ज्यादा होगा तो कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक, आप ये मार्कर मैं ये मार्कर बनाता हूं पिकासो का, ये बनाता है डॉलर का, वो बनाता है स्नोमैन का, आपने अपने नाम से हासिलपुर मार्कर बनाया, ठीक है? नहीं, मैं सीरियस हूं। और आपने लाहौर के मेन बुक स्टॉल्स पे विजिट किया और उन्हें क्या कहा कि मेरा माल भी, मेरे मार्कर्स भी आप यहां डिस्प्ले पे रखें। अगर पहले से डील ऐसी है कि आपको शेल्फ अलाउ नहीं की जाएगी, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक्सेस नहीं है तो हम पार्टिसिपेंट्स को, आपका थ्रेड कम है तो कंपटीशन भी कम है। और अगर आपके पास इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करने के लिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के कई ऑप्शन मौजूद हैं, तो फिर आपका थ्रेड हम पे ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है। चलें जी, आगे आए। यार भाई, हाथ मेरे होला रखवाना है, इस तरह तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ये एक पढ़ लेते हैं। हाँ जी, क्या ये छोड़ें, अभी सप्लायर का पढ़ लेते हैं। मेरा मामला था कि आज मैं पूरा पढ़ाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन यह बेस बन जाए तो अच्छा है। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, हु इज कस्टमर? जो इस वक्त इंडस्ट्री से खरीद रहा है, आए जी। कस्टमर ऑर्डर इन बल्क में ऑर्डर देता है, हैवी ऑर्डर्स देता है। आज का कस्टमर जिस भी पार्टिसिपेंट को दे रहा है, बल्क में ऑर्डर दे रहा है, तो बताएं उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कम होगा। याद रखना, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जब भी ज्यादा होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसे सेटिस्फाई करेंगे तो हम सरवाइव कर सकते हैं। जितनी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, उतनी कंपटीशन का लेवल भी ज्यादा होता है। वो प्राइस को ड्राइव करवा रहा होता है। प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। इस वक्त मार्केट का प्रेशर ग्रुप कौन बन जाएगा? कस्टमर बन जाएगा। अगर वो बल्क में ऑर्डर दे रहा है, अगर वो ऑर्डर ही थोड़ा थोड़ा दे रहा है, 2-2 पीस, 3-3 पीस, तो वो मार्केट को ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं है। जैसे आजकल पाकिस्तान में ऑलपर्स और नेस्ले ये मिल्किंग बिजनेस पे क्या किए हुए हैं? डोमिनेट किए हुए हैं। क्योंकि ये किस में ऑर्डर दे रहे हैं? बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं। ये बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं। जितना कस्टमर बल्क में ऑर्डर देगा, उतना वो मार्केट को डोमिनेट करेगा, ड्राइव करेगा। और जितना ये ड्राइव करेगा, तो इसका मतलब इसको अचीव करने के लिए क्या चल रहा होगा? कंपटीशन चलेगा। आगे आ जाए। पावरफुल बायर्स, बायर मीन कस्टमर। कंडीशंस लगाकर, जितनी कंडीशंस बायर्स पुट कर रहे हैं और इंडस्ट्री उन्हें मान रही है, उतना कंपटीशन
ज्यादा होगा, क्योंकि हर कोई किसे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होगा? कस्टमर को। आए जी, स्विचिंग कॉस्ट लो है कस्टमर की, यहां से उठाकर इसे लेना, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाना, एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे जाना आसान है, कंपटीशन ज्यादा होगा। और अगर स्विच कॉस्ट ज्यादा होती तो कंपटीशन कम होता। तो लिखने स्विच कॉस्ट जितनी कम होगी कंपटीशन उतना ज्यादा होगा। आज के लिए इतना, कल यहीं से आगे चलेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज।